नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। भारतीय फौज की जानिब से तंगदार में शुरू होगा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रूहे करना। बारामूला की बेटी उज़मा फातिमा ने पेश की विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल। और श्रीनगर की मशहूर डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय फौज की जानिब से सरहदी इलाके टंगडार में शुरू की गई नई पहल की। फौज की जानिब से टंगडार में जल्द ही एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रूहे करना को शुरू करने का मंसूबा है। इस रेडियो स्टेशन के कयाम का मकसद मकामी अवाम और फौज के बीच रिश्तों को और मजबूत बनाना है। यहाँ के लोगों की हिम्मत, जज्बे और विरासती वर्से से मुतमईन होकर ये पहल की जा रही है। इस रेडियो के जरिए न सिर्फ मकामी फन और मौसीकी को फरोग मिलेगा, बल्कि मौसम, तालीम, ज़राअत और सेहत से मुतालिक अहम मालूमात भी लोगों तक पहुंचेंगे। सबसे खास बात यह भी है कि इससे मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम हो सकेंगे। साथ ही वादे की आवाज और उम्मीदों को नया प्लेटफॉर्म मुहैया हो सकेगा। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के सरहदी कस्बे तंगधार में अब गूंजेगी एक नई सदा रूहे करना के नाम से। भारतीय फौज की इस बेमिसाल पहल का मकसद है लोगों के दिलों से दिलों को जोड़ना, सरहद की खामोश फिजाओं में उम्मीदों की आवाज भरना। रूहे करना यानी वादिये करना की रूह, उसका जज्बा, उसकी तहजीब अब रेडियो की लहरों के सहारे हर दिल तक पहुंचेगी। ये सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि एक खालिस जज्बाती रिश्ता है फौज और अवाम के दरमियान। यही वजह है कि इसके खुलने से यहाँ के लोग बेहद खुश हैं। यहाँ इस रेडियो स्टेशन के खोलने के हम निहायत ही मशकूर हैं। जो सद्भावना के तहत ये रेडियो स्टेशन यहाँ खोला जा रहा है, आज तक ये हमारा एक ख्वाब था, जो आज हमारे 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से ये तोहफतन मिला है। जहाँ तक इसके फायदे का ताल्लुक है सर, हमारा कल्चर गुम हो चुका था। पहाड़ी कल्चर जो यहाँ हमारा है, हम क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या ड्रेस हमारे क्या थे, है ना, बिल्कुल भूल चुके थे। और हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनको आज की नई जनरेशन में जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं है हमारे दादा क्या पहनते थे, है ना, क्या ड्रेस था हमारा। इस रेडियो स्टेशन के जरिए हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। इस रेडियो पर चलेंगी वो हवाएं जो लोक संगीत की खुशबू लाएंगी। करना की गलियों, पहाड़ों और दर्रों में बसी कहानियां अब दुनिया सुन पाएगी। मकसद ये है कि हर वो आवाज जो अब तक गुमनामी के साए में थी, उसे एक पहचान मिले। ये रेडियो बनेगा फनकारों की पनाहगाह। यहाँ हर हुनर को मिलेगी इज्जत और हर फन को नई जिंदगी। बहुत सारे लोगों को, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वुमेन हैं, और जो कि बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी बात को आगे नहीं मतलब उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो अपनी बात आगे ले जा सके। तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, वो अपनी बात को आगे ले जा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। रूहे करना सिर्फ दिल बहलाने का जरिया नहीं, बल्कि इल्म, रहनुमाई और रहमत की तहरीक है। तालीम से जुड़े पैगामात, मौसम और फसलों की खबरें और सेहत से जुड़ी मालूमात, सब कुछ मिलेगा अपनी जुबान में, अपने लहजे में। गांव का वो किसान जो बाजार से दूर है, या वो तालिबे इल्म जो बेहतर राह तलाश कर रहा है, दोनों को मिलेगा यकीन का सहारा। ये रेडियो बनेगा हर शहरी का हमराज और हमराह। It's
इट्स एन हिस्टोरिक डेवलपमेंट फॉर करना स्पेशली, क्योंकि करना में कभी भी ये ऐसा मुमकिन नहीं था कि यहाँ पे FM सुना जा सकता है। तो यहाँ ये हिस्टोरिक मोमेंट और सिग्निफिकेंट इस तरह से मोमेंट है कि यहाँ जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, लोगों तक आसानी तरीके से पहुँचा सकते हैं। आप उनकी अपनी लैंग्वेज में उन तक पहुँचा सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। और इस तरह का कोई इस तरह का बड़ा डेवलपमेंट हमने देखा नहीं है बॉर्डर एरियाज में, जहां आप रेडियो के थ्रू, मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो इंटीग्रेटेड हैं हमारे रेडियो स्टेशन के साथ, आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं जो उनकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी तरक्की किसी सड़क या इमारत से नहीं, बल्कि रिश्तों और एहसासों की तामीर से होती है। जब लोग मिल बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की तकलीफ समझते हैं, तभी सच्चे मायनों में समाज आगे बढ़ता है। पर्वत चाहे जितने ऊंचे हों, दिलों का मिलना उन्हें भी छोटा कर देता है। और यही तो असल मकसद है इसका, एक ऐसा जहां जहां आवाजों से ज्यादा खामोशियां सुनी जाती हैं। और अब आपका तारुफ कराते हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के इलाके उरी के दूर दराज गांव परन पिलन की 19 साला उज़्मा फातिमा की, जिन्होंने कम उम्र में ही अपने हुनर से एक नई मिसाल कायम की है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम के साथ साथ उन्होंने अपनी दिलचस्पी को आगे बढ़ाते हुए राइटिंग के शोबे में अपनी पहचान बनाई। उज़्मा अब तक कई किताबें लिख चुकी है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक था, लेकिन सहूलियात की कमी और मुश्किलात ने उनके रास्ते को मुश्किल बना दिया। बावजूद इसके परिवार और फौज के ताउन ने उनका हौसला बढ़ाया। आज उज़्मा फातिमा को उनके काम के लिए जम्मू कश्मीर के LG ने न सिर्फ सराहा है, बल्कि उन्हें हुकूमत की जानिब से नारी शक्ति पुरस्कार के एजाज से भी नवाजा जा चुका है। आइए जानते हैं उनके सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। उज़्मा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की है। हाँ जी, मेरी स्कूलिंग इनिशियली हुई थी स्टार्टिंग में। मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल जो है मेरे ही गांव का, वहाँ से मैंने एजुकेशन ली थी प्राइमरी तक। आफ्टर दैट आई वेंट टू गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, और उसके बाद मेरी जो मैट्रिक हुई है वो KAD एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गिंगल से हुई थी, जो एक प्राइवेट स्कूल रहा है। और आफ्टर दैट मैंने गर्ल्स हाई सेकेंडरी उड़ी से अपनी 12th क्लियर किया था, एंड उसके बाद मैंने BBA किया है बॉयज़ डिग्री कॉलेज बारामूला से, एंड करंटली मैं अपनी PG परस्यू कर रही हूँ। अच्छा उज़्मा, आपको किताबें लिखने का ख्याल कैसे आया? हाँ, जैसे बुक लिखने का एक शौक, एक पैशन जो था वो मेरे पास मिडिल स्कूल से ही था। मेरा 8th क्लास से था। मैं डायरी राइटिंग करती थी, एंड आफ्टर डायरी राइटिंग मैंने उसको बीच में छोड़ दिया था कुछ इश्यूज की वजह से, बिकॉज प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से नॉलेज कम थी उड़ी में, तो वो चीज़ सही नहीं मानी जा रही थी। तो आफ्टर दैट जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि मैं उसको पब्लिश करा सकती हूँ, लोग पढ़ते हैं, और बुक लिखने जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो वहीं से ये जर्नी स्टार्ट होगी। मैंने 2020 में अपनी बुक पब्लिश मतलब अपनी राइटअप देना शुरू किया था, और उसके बाद से ही 2023 में मैंने अपनी बुक वॉर ऑफ डिफरेंट इमोशंस को पब्लिश किया था। उज़्मा, किताबें लिखने को लेकर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? वो डिफिकल्टी सबसे पहले आती है, नॉलेज नहीं है, पता नहीं है लिखने का तरीका सही है नहीं है, ये नहीं पता था। तो जब 2020 में मुझे राइटअप देने का मौका मिला, तब शायद मुझे नॉलेज हुई कि ये सही जा रही हूँ मैं, सही है। ये डिफ़िकल्टीज एक आई, और एक आई कि मुझे नहीं पता था कि शायद जो मैंने लिखे हुए हैं, क्योंकि उसमें मैंने फीलिंग्स को बयान किया था, एंड ह्यूमंस आर हैविंग लॉट्स ऑफ फीलिंग्स इन देयर सेल्फ, जिसमें उनके पास लव, इमोशंस, एंगर, हर तरह के इमोशंस को वो फील करते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगा था कि शायद कि मेरी ये शायरीज वगैरह हैं इस बुक में, तो शायद ये अप्रिशिएट ना किया जाए, मगर वो मैं गलत थी। मेरी बुक को बहुत अप्रिशिएट किया गया, यंग यूथ द्वारा भी, और एज जो हमारे इंडियन कमांडर रहे थे उन्होंने भी मुझे पर्सनली बुला के अप्रिशिएट किया था ब्रिगेड उड़ी में। उज़्मा, आप कश्मीर के युवाओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
टाइम निकालिए अपने लिए, कुछ करिए अपने लिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। ऐसे कोई बढ़ नहीं पाता। एंड एक बहुत कॉमन चीज है, वी ब्लेम अदर्स, कि हम इनकी वजह से ये नहीं कर पाए, हम उनकी वजह से ये नहीं कर पाए। जब आप कुछ करने को निकलेंगे तो कोई आपको स्टॉप नहीं कर पाएगा और आप कर पाएंगे। डोंट ब्लेम अदर्स, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, जस्ट डू इट। और एट द एंड अपने आप से पूछिए कि क्या मैं कर सकती थी और मैंने क्यों नहीं किया। बी यूनिक, वरना मजलिस में तो सभी बैठे होते हैं, तो गुफ्तगू तो उन्हीं की होती है जिनमें कुछ हुनर होता है। हमारे साथ बात करने के लिए उस्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। नाइजीरिया के मुकद्दस ओसुन ग्रुप में हजारों मोमिन और सयाहों ने ओसुन ओसोग्बो फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस बरस एक खास तब्दीली देखी गई जब रिवायती वोटरी मेट की जगह एक मर्द पुजारी ने सफेद कलाबाश, जिसे इक्बा ओडुन कहा जाता है, उसे उठाया। कुछ लोग इसे खातून की जिस्मानी कमजोरियों से जोड़ते हैं। अकीदतमंदों ने दरियाई ओसुन के किनारे पुराने रस्मों रिवाज के मुताबिक रसूमात अदा की। कुछ ने जिंदा मुर्गियां भी दरिया में डाल दी। ताहम दरिया के पानी की सफाई को लेकर खदशात हैं, क्योंकि सोने की कानों की वजह से पानी आलूदा हुआ है। फिर भी बहुत से अकीदतमंद दरिया के पानी को मुकद्दस समझते हैं और उसकी शिफा की ताकतों पर यकीन रखते हैं। बेल्जियम के ईस्ट टाउन मालमेडी में एजम्पशन डे के मौके पर हजारों अंडों से बना बड़ा ऑमलेट बनाया गया। वर्ल्ड फेटर्निटी ऑफ द नाइट्स ऑफ द जॉइंट ऑमलेट की निगरानी में 4 मीटर चौड़ी पैन में अंडे तोड़े गए और अच्छे से फेंटे गए। पहले बेकन के टुकड़े तले गए, फिर फेंटे हुए अंडे डाले गए। तैयार ऑमलेट को विजिटर्स को प्लेट में रोटी के साथ परोसा गया। ये रिवायत 9वीं सदी से चली आ रही है, जब विलियम फर्स्ट का जमाना था। अब अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका के शहर भी इसमें शिरकत करते हैं। मालमेडी के कैथेड्रल में अंडों और रोटी की दुआ की गई, फिर इन्हें जुलूस की शक्ल में शहर में निकाला गया। जर्मनी के शहर कोलोन में वीडियो गेम्स का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर गेम्स कॉन शुरू हुआ। जर्मन वीडियो गेम ट्रेड बॉडी के मुताबिक 72 ममालिक से आए 1500 से ज्यादा नुमाइशकर्ताओं ने नए नए गेम्स को पेश किया। गेम्स कॉन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग ट्रेड फेयर है, जहां बड़े और छोटे गेम्स, ई स्पोर्ट्स, कॉस्प्ले और मौसीकी से जुड़ी सरगर्मियां होती हैं। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने वालों में खुशी और जोश देखने को मिला। इस बरस गेम्स कॉन में सबसे ज्यादा तवज्जो हैंड हेल्ड गेमिंग पर दी जा रही है। जापानी कंपनी निंटेंडो के मुताबिक जून में लॉन्च के बाद महज कुछ ही हफ्तों में उसके स्विच 2 कंसोल की 60 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट भी पहली मर्तबा अपनी हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च करने जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं अखनूर के एलसी पर, जहां हाल ही में एनसीसी की गर्ल कैडेट्स ने हमारे जाबाज सैनिकों के साथ वक्त बिताया। इस दौरान उन्होंने न केवल सरहद पर तैनात फौजियों की बहादुरी को करीब से महसूस किया, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का यादगार पल भी माना। कैडेट्स को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई और साथ ही इंडियन आर्मी में कैरियर के मौके के बारे में भी बताया गया। सबसे ज्यादा दिलचस्प तजुर्बा रहा स्वदेशी असॉल्ट राइफल से फायरिंग करना। कैडेट्स ने न सिर्फ इसे चलाना सीखा, बल्कि खुद निशाना साधकर प्रैक्टिस भी की। इस दौरान उनके चेहरे पर फख्र और एतमाद साफ झलक रहा था। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जब जज्बा हो वतन के लिए कुछ कर गुजरने का और हौसले हो आसमान को छूने के, तो लड़कियां सरहदें भी लांघ जाती हैं।
अखनूर की सरहद पर जब 54 एनसीसी गर्ल कैडेट्स पहुंची तो फिजाओं में सिर्फ जोश नहीं था, एक खास तरह की गरिमा, एक रूहानी सा फक्र भी तैर रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात जाबाज सिपाहियों के साथ पूरा दिन गुजारना ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये एक एहसास था, एक मुलाकात थी उन हकीकतों से जिन्हें हम अक्सर सिर्फ खबरों में देखते हैं। कैडेट्स ने ऑपरेशन सिंदूर की तफसील सुनी और जाना कि सरहद की हिफाजत सिर्फ हथियारों से नहीं, हिम्मत, हिकमत और कुर्बानी से होती है। आज हमें ये मौका मिला है थ्रू इंडियन आर्मी कि हम यहाँ पे आके वो सब चीजें एक्सपीरियंस कर सके जो हम कभी आम आदमी क्या सोच भी नहीं सकता। इवन अगर आप सिंगल हो, कोई घर पे हो, कोई स्कूल पढ़ रहा है, विदाउट किसी को क्या ही पता कि वो सरहद पे क्या हो रहा है, कैसे इंडियन आर्मी अपने पूरे जोश से लड़ती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होती हैं, क्या क्या होता है। आज हमें आर्मी अटैचमेंट हमारा कैंप लगा है और उसके दौरान हमें यहाँ आके बताया गया है कि कैसी कौन सी राइफल्स आती हैं, क्या क्या टैंक्स होते हैं जो किसी ऑपरेशन के दौरान, किसी लड़ाई के युद्ध के दौरान इस्तेमाल लाए जाते हैं बाय इंडियन आर्मी। और हमें यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बहुत ज्यादा चीजें पता चली। इस खास मौके पर जब कैडेट्स ने स्वदेशी AK-203 राइफल को थामा और पहली बार निशाना साधा तो सिर्फ बारूद नहीं, उनके सीने में जज्बा दहक उठा। हथियार की बारीकियों से लेकर उसकी ताकत तक सब कुछ उन्होंने सीखा। सेना के माहिर अफसरान ने उन्हें जो इल्म दिया वो महज तकनीकी मालूमात नहीं, वो था अपने मुल्क पर एतमाद का एहसास। और जब स्टेशन कमांडर ने उनसे बात की तो हर लफ्ज जैसे दिल में उतर गया। सिर्फ हथियार ही नहीं, किरदार भी मजबूत होना चाहिए। यही वो लम्हा था जिसने इन बेटियों के दिलों में सच्चे मायनों में वतन परस्ती की लौ जला दी। आज हमारी यहाँ पे विजिट थी इंडियन आर्मी की पोस्ट पे, तो आज हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया। आज का दिन भूलेगा नहीं कभी। आज हमने ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके बारे में, वहाँ पे कैसे कैसे ऑपरेशंस हुए उसके बारे में हमें बताया। और इंडियन आर्मी में जो भी वेपन्स हैं उसका डिस्प्ले देखा हमने, उसके बारे में सुना और उनसे ब्रीफिंग हुई हमें। और हमने AK-203 राइफल से हमने फायरिंग की और ये बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। काबिले गौर बात यह है कि एनसीसी में नौजवानों को वही सख्त और मयारी तरबियत दी जाती है जो एक फौजी को मिलती है। मुश्किल हालात, सख्त डिसिप्लिन और फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरकर ये कैंडिडेट्स न सिर्फ बेहतर शख्सियत बनते हैं बल्कि एक तरह से आधा सिपाही भी कहलाते हैं। इसका नारा है इत्तेहाद और नज़्म-ओ-ज़ब्त और यही उसकी बुनियाद है। 3 साल की इस मियादी तरबियत में उन्हें A से लेकर C सर्टिफिकेट तक हासिल होता है। साथ ही मुख्तलिफ कैंप्स और सरगर्मियों के जरिए इन्हें फौज के अमल से रूबरू कराया जाता है। जब खड़ा होता है ना, जो काम कर रहा है उसी को पता है कि काम कैसे करना है, कैसे राइफल पकड़नी, कैसे चलानी है। घर बैठे तो कोई भी बातें कर देता है। बस ये बोलना चाहूंगी कि जितना हो सके इतना सपोर्ट करना चाहिए। इंडियन आर्मी तो कर ही रही है, बोलते हैं कंट्री चलती है एक इंसान से नहीं चलती है, पूरी कंट्री को इन्वॉल्व होना चाहिए इसी किसी तक। बस यही चाहती हूँ, अगर वो इंडियन आर्मी काम करे तो हमें भी घर बैठे बातें नहीं करनी चाहिए। जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो यही एनसीसी का भी मोटो यही है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और हमारे हिंदुस्तान का भी यही होना चाहिए, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। वक्तन फवक्तन एनसीसी कैडेट्स, खासकर लड़कियों के लिए इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम उनके लिए यादगार साबित होता है। भारतीय फौज को इतने करीब से समझने का इससे बेहतर जरिया भला और क्या हो सकता है। कैडेट्स के लिए ये दौरा और भारतीय फौज के साथ बिताए ये पल उनके अंदर भी मुल्क के तई कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा करता है। भारतीय फौज की जानिब से इस तरह के इकदाम खित्ते के नौजवानों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों पर है।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक मैंने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की 22वीं यौम तासीस के मौके पर इफ्तिताही खिताब किया। अपने सफर में ये यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन तालीमी इदारा बन चुकी है जो जहन की तरबियत कर रहा है और जिंदगियों को बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक जिला कैपेक्स बजट 2025-26 CDF स्कीम, आमदनी में इजाफा और समाजी भलाई से जुड़ी माली शमूलियत का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि बुनियादी सतह पर तरक्की को तरजीह दी जाए, आमदनी में इजाफा किया जाए और फलाही स्कीमों को हकदार अफराद तक यकीनी तौर पर पहुँचाया जाए। HLG कविंदर गुप्ता ने नई दिल्ली में वजीर बराए बिजली और वजीर बराए आवास व शहरी उमूर जनाब मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और यूटी लद्दाख के अहम तरक्कियाती मंसूबों पर तफसीली बातचीत की। HLG ने लेह कारगिल के 24/7 पानी से मुतालिक प्रोजेक्ट्स को उजागर किया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक SKICC श्रीनगर में मुनक्किद वन डे एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव ऑन NEP 2020 से खिताब किया। उन्होंने हुकूमत की इस बात की दोबारा तस्दीक की कि एक मजबूत, बाशमूल और मुस्तकबिल के लिए तैयार तालीमी निज़ाम की तामीर के लिए पुरअज़्म हैं। आखिर में बात करते हैं श्रीनगर की मशहूर डल झील की, जहां गुज़िश्ता दिनों खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का मकसद वादी में एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देना है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शिराकत दारी में मुनक्किद इस फेस्टिवल में मुल्क भर के 23 सूबों से तकरीबन 800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रोग्राम में कैनोइंग, कयाकिंग और खासकर रोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स सरगर्मियों पर जोर दिया गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए तरबियत, ट्रेनिंग और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। डल झील हर साल लाखों सयाहों को मुतवाज़े करती है और इस तरह के इवेंट्स एडवेंचर टूरिज्म को मजीद फरोग देंगे। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जब वादिये कश्मीर की रूहानी फिजाओं में गूंजे जज्बे की सदाएं, जब डल झील की ठहरी हुई सतह पर उठें जोश की लहरें, तो समझ लीजिए कुछ नया लिखने जा रहा है ये जमाना। कभी दिलकश खूबसूरती की मिसाल रही ये झील आज बनी है हिम्मत और हुनर का मंजर। कश्मीर की सरजमीन पर पहली बार हुआ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एक ऐसा मेला जहां रोमांच है, रवानी है और रूह तक उतर जाने वाला जज्बा है। यहां शिकारों की जगह अब दिखती हैं तेज रफ्तार नावें और हर पतवार में छुपा है एक ख्वाब, मुल्क का नाम रोशन करने का। ये सिर्फ खेल नहीं, ये कश्मीर का नया किस्सा है। मेरे को पहली बार कश्मीर आने का मौका मिला है और यहाँ मेरे को आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे फॉरेनर में तो बहुत टूर हैं, पर यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि फॉरेनर में हो रहा कंपटीशन। और यहाँ का माहौल और बहुत अच्छा है, रहने की और खाने की, और डल लेक की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। यहाँ तकरीबन 23 सूबों से आए हुए करीब 800 खिलाड़ियों ने दस्तक दी। वहीं महज 8 टीमों को मिला मौका फाइनल तक पहुंचने का। ऐसा सख्त और सख्त तरीन इम्तिहान जिसमें हर लहर, हर पतवार, हर सांस एक इम्तिहान थी। खिलाड़ी अपने हुनर और हिम्मत से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते नजर आए। डल झील की सतह पर चल रही ये जंग किसी मैदानी जंग से कम नहीं थी। हर पैडल में बस एक ही सदा थी, फतेह की। ऐसे नजारे सबूत हैं वादी में घुल रहे अमनो अमान के बयार की। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। यहाँ पे ऐसा कोई है भी नहीं है जैसा समझते हैं, लेकिन ये हम भी साबित करना चाहते हैं। अभी कम से कम 600 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए थे ऑल ओवर इंडिया से, टॉप क्लास प्लेयर्स यहाँ पे रोइंग का एक के। यहाँ पे अच्छा माहौल है, बिल्कुल यहाँ पे शांति है, बिल्कुल अच्छा प्यारा सा माहौल है, बहुत बहुत अच्छा जगह।
कश्मीर की फिजाओं में जहां एक तरफ कुदरती खूबसूरती है, वहीं अब एडवेंचर स्पोर्ट्स की लहर भी तेज हो चली है। कैनोइंग, कयाकिंग और खास तौर पर रोइंग जैसे खेल यहाँ के नौजवानों के दिलों में अब घर करने लगे हैं। ये फेस्टिवल सिर्फ तफरीह नहीं, बल्कि एक संगीन कोशिश है लोकल टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने की। और अब ऐसा मंच वादी की सबसे हसीन झील डल लेक पर मिले तो हर नौजवान को अपने ख्वाबों को पंख देने का हक हासिल हो जाता है। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने उठाया एंड साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उठाया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो यहाँ काउंसिल के ऑल जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वो यहाँ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। या अगर हमारी बात करेंगे, हम कोच से यहाँ हमारी ड्यूटी यहाँ लगे एज ए वॉलंटरी, हमें काम करना है, एथलीट को देखना है, एथलीट को हमें ये करना है कि अगर इसके पास पानी नहीं, उनको पानी का प्रोवाइड करना, हर एक चीज़ यहाँ फैसिलिटी। हम चाहते हैं कि ये यहाँ एडवेंचर में यहाँ बूस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोकल्स आ रहे हैं। जो लोकल लोग हैं, इनको भी बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है कि यहाँ फर्स्ट टाइम विंटर वाटर स्पोर्ट्स ये फेस्टिवल हो रहा है। जैसे विंटर गुलमर्ग में हो रहा है विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वैसे वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ जो एथलीट हैं वो अपना जो भी टैलेंट वो यहाँ वो शो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए किए जाने वाले इस तरह के इक़दामात महज एक इवेंट नहीं, बल्कि नौजवानों के लिए एक रोशन राह है। यहाँ मुख्तलिफ खेलों में माकूल ट्रेनिंग, माहिर कोचिंग और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ अब वादी का हर नौजवान अपने हुनर को नई पहचान देने की राह पर है। ये मुनासिब इत्तेहाद खेल, सियाहत और तालीम का आने वाले वक्त में कश्मीर को सिर्फ सैरगाह नहीं बल्कि खेलगाह भी बनाएगा। और यही है असल मंजर जब खेल बनेगा नौजवानों का मुकद्दर। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।